हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज अल्टरनेटिंग करंट के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके पहले के अगर आपको पार्ट देखने हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जैसे आप देख सकें। और भी मैं कई चीज़ों का लिंक लगाऊंगा जो आपकी पढ़ाई में, जैसे वन शॉट है या एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं या डिटेल वीडियोस हैं, जो आप देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ही आसान मैं करने वाला हूं और सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मैंने कवर किए हैं। यानी कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो जो भी एग्जामिनेशन में आएगा उसको सही करने के चांस आपके बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलना शुरू हो जाएं, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा आपका अल्टरनेटिंग करंट, अरविंद सर पीवाईक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जैसे कि कॉन्सेप्ट डेवलप होता रहे आपका। कई बच्चों का ऐसा कहना होता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका अगर उनको पीडीएफ भी मिल जाए विद एनोटेशंस लिखावट के साथ तो नोट्स बनाना काफ़ी आसान होता है, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ता। तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और वहां पर मैं इसके पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आपके लिए मैंने एक शानदार प्योर गोल्ड सीरीज बनाई है, ये देखिए यहां पर प्योर गोल्ड सीरीज, और ये मैं चैप्टर 7 पूरे सिलेबस की बना के आपको दी है। ये चैप्टर 7 हाईलाइट कर रहा हूं और इस चैप्टर 7 में टोटल 6 पार्ट है। देखिए 1/6 लिखने का मतलब है कि ये पहला पार्ट है और टोटल 6 पार्ट इसके अंदर है। यहां पर मैंने हाईलाइट भी किया है। टोटल 6 पार्ट को कवर करने में आपके करीब करीब 7 आवर्स लगेंगे, 7 घंटे। 7 घंटे में पूरा चैप्टर आप कवर कर देंगे, इसके 6 पार्ट, और आपको मिलेगा क्या? सारे कॉन्सेप्ट्स आपके फंडामेंटल जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएंगे, सारे डेरिवेशन आप सीख जाएंगे और काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप लगा चुके होंगे। यानी आप इसके चैंपियन हो जाएंगे इस चैप्टर के, अगर केवल अच्छे से 7 आवर्स आप लगाते हैं और 6 वीडियो इसके देखते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा, क्लिक करके आप जरूर देखिए और देखिए कितना आपको ये महसूस होगा कि आप जो पढ़े हुए हैं और जो यहां पढ़ाया गया उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। कुछ बच्चों का ऐसा रहता है बेटा कि उनको कंफ्यूजन्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, पढ़ेंगे तो लाजमी है। तो अरविंद एकेडमी ऐप पर शाम को लाइव क्लासेस चलती हैं, मैं खुद लाइव क्लास लेता हूं और वहां पर आपको अच्छे से पढ़ाता हूं। जो भी आपको डाउट आता है कि इस डेरिवेशन में ऐसा क्यों किया गया है, न्यूमेरिकल में ये सेकंड मेथड क्यों नहीं लगा देते हैं, कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर कौन से हैं, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें, वगैरह वगैरह, ये सारी चर्चाएं आप मेरे साथ कर सकते हैं और मैं आपको गाइड करता हूं, जैसे कि आपके डाउट्स दूर हो जाएं और आपकी नॉलेज बढ़े और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, जिससे एग्जामिनेशन में जबरदस्त परफॉर्म कर सकें। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके डाउट दूर हो जाए, सही गाइडेंस आपको मिल जाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अरविंद एकेडमी का द्रोणा बैच। ये द्रोणा बैच फिजिक्स है बेटा, और यहां पर ये द्रोणा बैच मैथमेटिक्स आपको दिख रहा है। और इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और उसके बाद आप स्टोर सेक्शन में जाकर आप द्रोणा बैच में एनरोल हो सकते हैं और मेरे साथ पढ़ाई को चालू कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं और जिस वजह से ये वीडियो बना रहे हैं उसको पढ़ाना मैं शुरू करता हूं। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर मिलेंगे, जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन 2023 का, इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें पूछा है द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ करंट आई, ये देखिए इधर आई दे रखा है, एंड टाइम टी, ये दो डिवाइसेस हैं, इनके बीच में आई टी दिया है, पी क्यू आर, ये पी है, क्यू है, आर है, एस है। द डिवाइस इन विच एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इज, किसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, ये अपने को पता करना या बताना है। देखिए हम अल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों ने क्या सीखा था कि अल्टरनेटिंग करंट घटती बढ़ती रहती है और पीरियोडिकली ये अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। तो यहां पर देखिए आर तो बढ़ ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, घट तो रहा ही नहीं है। तो चेंज तो घट बढ़ रहा नहीं, आर हो नहीं सकता। क्यों हो नहीं सकता? क्योंकि ये दोनों बढ़ते ही जा रहे हैं। अब बात आई एस और पी की, तो आप यहां पर देखें कि जो एस वाला है वो इसका डायरेक्शन बदल रहा है। अगर ये देखिए पॉजिटिव हिस्सा है आई का, ये नेगेटिव हिस्सा है, तो दिस इज
पॉजिटिव नेगेटिव यानी पिरियोडिकली इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जबकि ये जो ऊपर वाला पी है इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। घट बढ़ जरूर रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए आंसर क्या हुआ कि अल्टरनेटिंग करंट जो घटे बढ़े भी, और हमारे सिलेबस में सरलता के लिए बोला गया है साइनसोइडली घटे बढ़े, और साथ में डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करे, उसे अल्टरनेटिंग करंट आप कहते हैं। तो इस बेसिस पर आपका एस वाला सही है। तो दिस इज द करेक्ट वन। देखते हैं इसमें से कौन सा, डी। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। मेरे ख्याल से आप इसको बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। मैं हटता हूं, अगला क्वेश्चन लूंगा। इन बातों को जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, नोट्स भी बना लीजिए चाहिए तो, आपको काफी मदद करेंगी। मैं हट जाता हूं, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ये आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023। एन एसी वोल्टेज V, ये भी एमसीक्यू है। एन एसी वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t इज अप्लाइड टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर R एंड एन एलिमेंट X। मतलब कुछ ऐसा रहा होगा, आपको समझाऊं तो ये रजिस्टेंस है और कोई डिवाइस यहां लगी है, पता नहीं वो क्या है, लेकिन एक डिवाइस है X, और इसके साथ आपने अल्टरनेटिंग करंट का ये एक सोर्स लगा रखा है जो कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t से सप्लाई कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये कट्टम का निशान नहीं, इसको X समझिएगा जो यहां बोला गया है। द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट इज दिस वन। और इस सर्किट में जो करंट है वो है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 4। ये करंट का हालचाल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक तो डिवाइस के बारे में लिखा है कि कैपेसिटर है कि इंडक्टर है, और साथ में XC या XL की कहानी कही है। तो देखिए यहां पर कैसे आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। करंट यहां पर लीड कर रही है वोल्टेज से। ये किस में होता है? ये कैपेसिटिव सर्किट में होता है। इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज लीड करता है करंट से, और कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होती है वो वोल्टेज से लीड करती है। इसका मतलब क्या है? ये लीड कर रही कैसे पता? इसका फेज ओमेगा टी है, और इसका फेज देखिए ओमेगा टी में प्लस पाई बाई 4 जुड़ा हुआ है, यानी ये इससे आगे है। हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में करंट लीड कर रही है वोल्टेज से। तो आई इज लीडिंग V बाई एंगल या बाई पाई बाई 4। इससे क्या हमको पता चलता है कि X डिवाइस इज ए कैपेसिटर। आप समझ गए होंगे ये कैपेसिटर है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर ही करंट लीड करती है वोल्टेज को। बड़ी अच्छी बात। अब कुछ और बातें भी लिखी हैं। अब भाई ये इंडक्टर वाला बात तो गलत हो चुका है, तो इसको तो उड़ा दो। अब XC और R का रिलेशन की बात कही, देखिए पहले और चौथे में। तो हमें यह पता होता है कि इन कैपेसिटिव सर्किट 10 फाई की वैल्यू होती है XC अपॉन R, है ना? आपको उम्मीद कर रहा हूं इसको आप पकड़ के रखे होंगे। अब यहां पर फाई कितना है? पाई बाई 4, जो फेज डिफरेंस होता है। तो यहां पर आपने लिख दिया 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू XC अपॉन R। 10 पाई बाई 4 होता है 1, तो XC अपॉन R यानी XC और R की वैल्यू दोनों बराबर है। बस आंसर आ चुका है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी सही है, XC बराबर R। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। इसको आप नोट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनी रहेगी तो कैसा भी ट्विस्ट सवालों में आप संभाल लेंगे। इसको कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। खैर आप इसको पॉज करके नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा हम लोग। ये देखिए अगला क्वेश्चन है 2023 का, जो रिसेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स इज करेक्ट। AC सोर्स से सीरीज LCR सर्किट है, AC सोर्स से कनेक्ट है, क्या सही है उसके लिए स्टेटमेंट पकड़ना है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी सोर्स की बढ़ा रहे हैं, द इंपीडेंस जो कि Z होता है ऑफ द सर्किट फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। देखिए जो इंपीडेंस Z होता है सीरीज LCR सर्किट में, उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट R स्क्वायर
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो एक्सएल की जगह आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल माइनस, ये आपने पढ़ रखा होगा, 1/2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर। ये क्या है? दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट। इसका जो, इस ग्राफ को याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं तो आपसे गलती नहीं होगी। ये है सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो बढ़ा रहे हैं, और ये इंपीडेंस के बीच का ग्राफ में प्लॉट करने जा रहा हूं। आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है बेटा, इस तरीके से, ठीक। यहां पर एक मिनिमम जो Z आपको मिलता है वो किस कंडीशन में मिलता है? जहां पर रेजोनेंस होता है, यानी Z मिनिमम की वैल्यू जो होती है वो होती है R के बराबर, और यहां पर आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिलती है, ये ग्राफ। तो इस ग्राफ से क्या साबित हो रहा है कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, इंपीडेंस पहले घटेगा, फिर मिनिमम आएगा, फिर आप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। ये Z की कहानी चल रही है। तो इस वजह से ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि इसमें बोला है कि इंपीडेंस ऑफ द सर्किट फर्स्ट डिक्रीज। ये देखिए ना, ये जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो ये इंपीडेंस घट रहा है, फिर लिखा एंड देन इंक्रीज, उसके बाद इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ये आपको, ये ग्राफ आप अपनी स्टडी में या अपनी जानकारी में इसको शामिल कर लें, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और अगर इस ग्राफ की जानकारी नहीं तो समय खाएगा या गलती हो जाएगी आपसे। बाकी जो बातें, क्योंकि आपके यहाँ सिंगल करेक्ट ही आते हैं, इसलिए बाकी बातें सही नहीं होंगी। चलिए देख भी लेते हैं एक बार। इफ द नेक्स्ट रिएक्टेंस एक्सएल माइनस एक्सी ऑफ द नेट लिखा होगा, नेक्स्ट लिख दिया है, ऑफ सर्किट बिकम्स इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस, देन द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। ये भी बात दुरुस्त नहीं है। नेट रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर है, तो करंट लीड करे वोल्टेज को 45 डिग्री से। इसी तरीके से बाकी बातें लिखी हैं। एट रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज मोर, सेम होता है कैपेसिटर के बराबर। अगली बात, एट रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज मोर, ये भी गलत लिखा हुआ है। तो ओनली द करेक्ट आंसर इज ए। बाकी बातें आप जैसे मैंने बताया उसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। चलिए मैं हटता हूं और इसको आप नोट कर लीजिए। तो नोट कर पाए होंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पॉज करके नोट करते चलिए आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे मैंने शुरुआत में रीसेंट वाले ले लिए हैं, जिससे और कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है अपनी जानकारी के हिसाब से। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एन एसी सर्किट? तो हम ये जानते हैं कि एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, और इसी तरह एक्ससी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/ओमेगा सी। अब यहां पर इसका लेना है रेशियो एक्सएल अपॉन एक्ससी। तो क्या हो गया भाई, एक्सएल की वैल्यू हो गई ओमेगा एल, और ये हो गया 1/ओमेगा सी, वैल्यू हो गई ओमेगा स्क्वायर एल सी। ये रेशियो आ गया। इस रेशियो के हिसाब से आपका आंसर ए बन रहा है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए सब बहुत आसान रहता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। इसको नोट कर लीजिए। कई बच्चे चाहते हैं कि स्क्रीन दिख जाए, जिसको पॉज करके आराम से नोट कर पाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए रेजिस्टर of 30 ohm and a capacitor of this one are connected in series to a 200 volt and 50 hertz AC source। मैं इसका फोटो बना देता हूं आपके लिए, समझने में ज़्यादा आसान होगा। ये देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ कैपेसिटर, और बेटा इससे लग गया आपका AC सोर्स। ये फोटो बन गई आपकी। कुछ और भी जानकारी है? आर है बेटा 30 ओम, और कैपेसिटर इन्होंने दिया है, चमक रहा है, 250 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड। लाइट थोड़ी ज़्यादा है तो शाइन पड़ता दिखता नहीं है। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए, यहाँ पर जो ये देखिए, जब भी ऐसी वैल्यू दी जाए तो ये ERMS वैल्यू दी जाती है। तो यहाँ पर ERMS वैल्यू क्या है? 200 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज। ये जानकारी आपको दी है। अब देखते हैं आगे क्या पूछ रहे हैं।। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू निकालनी है। 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की वैल्यू निकालनी है।
करंट कितनी है ये निकालनी है। तो करंट निकालने के लिए मैं, ये पता नहीं क्या है, हाँ, करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला पार्ट है ना, करंट के लिए IRMS चाहिए हमको। तो ERMS अपॉन Z लगेगा। यहां पर Z का मतलब होता है इंपीडेंस। ERMS तो पता है, Z नहीं पता है, तो Z आइए निकाल ले। और Z के लिए क्या वैल्यू होती है, जैसा आप जानते हैं यहां पर, क्योंकि ये रजिस्टर और कैपेसिटर दो ही आइटम है तो R स्क्वायर हो जाएगा प्लस XC का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसका इंपीडेंस हो जाएगा। आइए इसको कैलकुलेट कर डालते हैं। तो XC की बात कर लेते हैं पहले। XC की बात हो जाएगी 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है। और ओमेगा C का मतलब हो जाएगा 2 पाई FC। वैल्यू रख दीजिए इसका 1 अपॉन 2 पाई, F है 50 और C दिया है 250 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर -6। तो ये देखिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई से पाई कट गया, और वैल्यू भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 40 ओम, यहां पर 40 ओम। ये XC आ गया, और R हमको जहां तक दे रखा 30, ये रहा 30 ओम। तो इंपीडेंस कितना रहा बेटा, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। हम 3, 4, 5 पढ़े ही हुए हैं ट्रायोड पाइथागोरस से, तो ये 50 आ जाएगा सीधे, बहुत ही आसानी से। दिस इज द इंपीडेंस। अब यहां पर देखिए IRMS, इस वाले फॉर्मूले को पकड़ लेते हैं। तो IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन Z। ERMS कितना था, 200, और ये कितना है 50, तो कितनी करंट हो गई, 4 एम्पियर। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया। बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। अच्छा, दूसरा वाला देख लेते हैं भाई। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर। इस पे और इस पे कितना ड्रॉप है। तो ड्रॉप निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर VR निकालोगे तो I इंटू R, और ये अगर VC निकालोगे तो करंट तो वही जा रही है जो RMS होगी, इंटू XC। ऐसे पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो यहां पर आ जाते हैं, नंबर 2 को पकड़ते हैं, VR निकालते हैं। तो VR का मतलब हो गया IRMS इंटू R। IRMS 4 एम्पियर निकाली है, R है 30, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, 120 वोल्ट। ये किसके अगेंस्ट है, रेजिस्टेंस के, कैपेसिटेंस के अगेंस्ट में IRMS इंटू XC। IRMS 4 एम्पियर है और XC जहां तक 50 निकाली है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, विच इज 200 वोल्ट। तो कुछ गलत लिख दिया, ये 40 है, सॉरी। तो ये आपका 40 है, तो 160 वोल्ट। ये आपका पार्ट 2 का आंसर आ गया है बेटा। अभी देखते हैं पार्ट 3 हमारा क्या बोलता है। अब तीसरा वाला पार्ट, कलर को चेंज कर लेते हैं। लिखा है यहां पर, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इफ यस सॉल्व द पैराडॉक्स। क्या कह रहे हैं, मैं समझाता हूं आपको। कह रहे हैं भैया, यहां पर हम लोग जो अब तक पढ़ाई करते थे, ये वोल्टेज दे रहा है 200, और इन दोनों वोल्टेज को अगर मैं जोड़ूं, पार्ट नंबर 3, अगर मैं VR और VC को जोड़ दूं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 120 प्लस 160, यानी 280 आ गई। और ये 280 ग्रेटर है ERMS, जिसकी वैल्यू 200 वोल्ट है। कह रहा है ये कैसे हो गया। बात समझ में आ रही है ना भाई। नॉर्मली तो हम लोग अब जो पहले पढ़ते थे अल्टरनेटिंग करंट के अलावा, वहां पर जो वोल्टेज सप्लाई करते थे सबको सिंपली जोड़ देते थे। यहां पर अगर 200 ये सप्लाई कर रहा है, तो इन दोनों का सम 200 नहीं निकल रहा, 200 से ज्यादा निकल रहा है। ये कैसे हो सकता है, ये पैराडॉक्स है कि भाई ये उल्टी बात क्यों हो रही है। इसका रीजन ये है कि ये दोनों जो महाशय हैं, ये सेम फेज में नहीं हैं। आप जानते हैं, यहां पर आपको समझाने के लिए, करंट की जो डायरेक्शन होती है, वोल्टेज की भी वही डायरेक्शन होती है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। बट इन केस ऑफ कैपेसिटर, जो करंट की डायरेक्शन होगी, उससे जो वोल्टेज होता है वो π/2 पीछे चलता है, लैग करता है।
ये आपका हो गया VC। तो आप देख पा रहे हैं करंट से ये उसी में जा रही है, ये VC अलग जा रही है। तो इस VR और VC में कितना एंगल है? 90 डिग्री का। वेक्टोरली अगर जोड़ेंगे तो सम आ जाएगा। मैं दिखा भी देता हूं आपको, जब पढ़ ही रहे हैं हम लोग। यहां पर अगर आप देखें तो आपने ये देखा कि VR की डायरेक्शन इधर है और VC नीचे है। ये रहा साहब VR आपको समझाने के लिए, और ये रहा साहब VC। ये जो डायरेक्शन आएगी समझ लो ये पाइथागोरस से 90 डिग्री बन रही है। तो हमारी VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर अगर हम जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 200 के बराबर आ जाएगी। देखिएगा, इसको हमने जोड़ा, VR कितना था? 120 का स्क्वायर, और फिर 160 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी होगी? यहां से 10 का स्क्वायर कॉमन लोगे, 10 आ जाएगा बाहर। 12 स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। अब ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू तो बेटा हो गई 10। ये 140, एक बार कर ही देता हूं, 144 प्लस 256, ये 400 आ गया। तो ये वैल्यू हो गई 10 रूट 400। 400 का मतलब होता है रूट 420। तो ये वैल्यू आ गई 200 वोल्ट। देखिए ये वही वैल्यू आ गई जो आप सप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि जो वोल्टेज है जो रेजिस्टेंस पर और जो कैपेसिटेंस पर ड्रॉप हो रहा है उसका फेज सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री में है। इसलिए वेक्टोरली इनको अगर जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट आपको आ जाता है। तो ये पैराडॉक्स का मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया जिससे कॉन्सेप्ट जबरदस्त क्लैरिटी में चले जाएं आपके। ठीक है, सीधे सीधे जोड़ेंगे तो गड़बड़ है, लेकिन क्योंकि वो एक फेज में नहीं है, 90 डिग्री के हिसाब से फेज डिफरेंस है, तो इसको वेक्टोरली जोड़ेंगे तो ये बात बराबर आ जाती है, जो फेजर डायग्राम जैसे हम लोग बनाते रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करें साहब। अगला क्वेश्चन मैं पिकअप करता हूं, तो इसको नोट करने के लिए यहां से इसको पकड़ लीजिए, ये लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर पाए होंगे आप। इसको जल्दी से ऊपर बढ़ा देते हैं जिससे आपका समय बचे और ज़्यादा जानकारी आप ले पाएँ। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, आप नोट कर पाएँ। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये अगेन सारे क्वेश्चंस रीसेंट हैं। तो लिखा है ए सीरीज LCR सर्किट। तो सीरीज LCR आप जान ही रहे हैं, RLC दे रखा है। ये फोटो अगर मैं बना दूं आपके लिए जिससे आपको थोड़ा सा आसानी लग जाए, तो ये देखिए अल्टरनेटिंग करंट हो गया साहब। ये LCR R की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 20 ओम, और L दे रखा है 2 हेनरी, और कैपेसिटर दे रखा है कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफेरेड। इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट ERMS। अगेन जो भी वैल्यू दी जाएगी जब तक बोला ना जाए वो ERMS होती है। AC सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी रही होगी। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। करंट का एम्पलीट्यूड पहले बताना है, विच इज हमें चाहिए I0। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एंड द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन 1 कंप्लीट साइकिल। एवरेज पावर निकालनी, वो भी निकालेंगे हम लोग। और एट रेजोनेंस, अच्छा ये सारी बातें रेजोनेंस में है भाई, ये तो हम भूल ही गए थे कि लिखा है। तो एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस निकालना है हमको। तो देखिए इंटरेस्ट, अभी तीसरा भी करेंगे लेकिन शुरू करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, एट रेजोनेंस हमारा होता है XL बराबर XC, और जो इंपीडेंस होता है वो R के बराबर हो जाता है। कब? रेजोनेंस पर जो मैक्सिमम करंट मिलती है I0। ठीक है, तो अगर वो आप I0 निकालने जाएंगे तो वैल्यू क्या लिखेंगे? I0 की वैल्यू होनी चाहिए V0 अपॉन Z। ये वैल्यू रही। तो यहां पर आप अगर देखें तो ये ERMS दे रखा है, यहां पर हमको चाहिए V0। तो ERMS आप जानते हैं, जो ERMS की वैल्यू होती है उसको आप लिखते हैं E0 अपॉन रूट 2 बराबर है। तो E0 की वैल्यू कितनी हो गई? ERMS इंटू रूट 2। ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। E और V एक ही बातचीत चल रही है तो पकड़ के चलें। तो V0 की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? ERMS यानी 200, ये रहा रूट 2, और Z की वैल्यू हो गई R, ये R के बराबर है। तो R कितना था अभी लिख देते हैं।
आर था 20, तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ गई। इसको अगर आप काटेंगे 10√2 एम्पियर। ये आपका आंसर है पहले का। ये आई नॉट की वैल्यू है बेटा, आई आर एम एस निकालोगे तो केवल 10 ही आ जाएगी यहां पर। तो ये लिखा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड का मतलब आई नॉट। और आई आर एम एस जो पूछा नहीं, अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, वी आर एम एस अपॉन जेड। वी आर एम एस था 200 और जेड था आर के बराबर, विच इज आर। तो 200 अपॉन 20 यानी 10 एम्पियर। बात समझ में आई होगी। ये आंसर नहीं है, पूछा नहीं है, ये अलग एक्स्ट्रा जानकारी, लेकिन ये 10√2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ आई। बढ़िया बात है। अगली बात देखते क्या है, एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट। देखिए जब हमारा रेजोनेंस होता है, एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के समय जो एवरेज पावर ट्रांसफर्ड होती है वो सिंपल ओवर द वन कंप्लीट साइकिल ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस होती है। तो ई आर एम एस है बेटा 200, इधर से आया था। आई आर एम एस ये देखिए निकाला है जो कि है 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू हो गई 2000, और ये पावर है तो वॉट में आंसर आ गया। ये देखिए इसका आंसर आपके पास है, बहुत आसानी से, कोई समस्या आपको होनी नहीं है। अच्छा भाई, तीसरी बात करते हैं, इसको कलर को थोड़ा बदल लेते हैं ना। ये देखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर में निकालने का तरीका क्या है कि मैं यहां पर करूं आई आर एम एस इंटू एक्स सी। आइए देख लेते हैं इसको करने के लिए। तो नंबर 3 पकड़ते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप सी पर, यानी ये आर एम एस वैल्यू बेसिकली हम लोग निकाल रहे हैं। आई आर एम एस इंटू एक्स सी, मतलब आई आर एम एस इंटू 1 अपॉन ओमेगा सी, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहां पर बेटा देखिए जो ओमेगा है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस की बात हो रही है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। यहां से हम ओमेगा निकालेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट लिखा, और एल की वैल्यू देखिए दे रखी थी विच इज 2 हेनरी, और साथ में सी दे रखा था 50 माइक्रोफेरेड, 50 इंटू 10 की पावर -6। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे ओमेगा के लिए तो आपको 100 रेडियन मिल जाएगा, 100 रेडियंस। ठीक है, ये ओमेगा आर हो गया आपको। यहां पर वैल्यू ओमेगा आर की अब पुट कर देंगे, थोड़ा ऊपर कर लेना चाहिए इसको। अब यहां पर देखिए आ जाते हैं इस वाले को लेते हुए, तो मैं लिख रहा हूं आई आर एम एस जो कि 10 के बराबर था इंटू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये रहा ओमेगा सी कहाँ गया भाई, सी तो 50 था। अच्छा, तो 1 अपॉन ओमेगा का मतलब हो गया 100, और सी का मतलब 50 इंटू 10 की पावर -6, है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 10 से काटिए तो ये उड़ी जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2000 वोल्ट। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और आती है कि रेजोनेंस कंडीशन में जो वोल्टेज लगाते हैं उससे बहुत ज्यादा वोल्टेज एम्पलीफाई होकर कैपेसिटर पे ड्रॉप होता है, और एल पे भी वोल्टेज उतना ही ड्रॉप होता है रेजोनेंस पर अपोजिट फेज में। तो टोटल जो कुछ ड्रॉप 200 है तो 200 यहां मिलेगा। ये दोनों पे भी ड्रॉप ज्यादा होगा लेकिन अपोजिट फेज में होता है, इसलिए किल कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पर जो आपका ई आर एम एस 200 है तो वो यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा आर पर। इन दोनों पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं 200 की अपेक्षा, मैग्नीफाइड होते हैं, एम्पलीफाइड होते हैं, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा 2000 वोल्ट, तो 200 वोल्ट लगाया है, 2000 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ है, यहाँ भी 2000 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, लेकिन इन दोनों का फेज अपोजिट है तो एक दूसरे को मार देंगे, बचेगा केवल 200 का 200 यहाँ। खैर, ये इंटरेस्टिंग सवाल था और ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं, इसको जरूर अच्छे से समझ लीजिए। मैंने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी दी है जो आपके लिए काफ़ी हेल्दी हो सकती हैं सवाल निकालते वक्त, तो इसको आप नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं। ये देखिए यहां पर, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक कदम आगे।
ये अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग, देखिए, और यहां पर देखते हैं एंड अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू 14 दिस वन, यानी मैं लिख देता हूं I इज इक्वल टू 14 साइन 100 पाई t. It passes through a series combination of a resistor and inductor. सीरीज में दो हैं, ये आपका रेजिस्टेंस है और साथ में इंडक्टर है, ऐसे सर्किट दिया हुआ है। और R की वैल्यू दे रखी है 30 ओम और L दे रखा है यहां पर 2/5 पाई हेनरी। टेकिंग रूट टू 1.4, कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर एंड द इंडक्टर। हमको जो वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, RMS ड्रॉप निकालना है, इसका जो VRMS आएगा R के लिए, उसे आप क्या लिख सकते हैं, IRMS इंटू R, और इसका जो RMS वैल्यू होगी कैपेसिटर के लिए वो होगी IRMS इंटू XC। इस तरह से मामला XC कह रहा हूं, XL। तो ये आप इसको हम ऐसे सेटल डाउन करने वाले हैं। तो पहले XL निकाल लेते हैं इधर ही, इसके जरूरत तो पड़ने वाला, विच इज ओमेगा L। और यहां से देखिए इसको कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। तो आपको I0 की वैल्यू पता चल गई है 14 और ओमेगा की वैल्यू पता चल गई है 100 पाई। ये कंपेयर करने पर, इससे जब आपने कंपेयर किया है इसको, तो ये वैल्यू आपके हाथ लग गई है। तो ओमेगा 100 पाई है, तो 100 पाई आप पुट कर दें यहां, और L कितना है 2/5 पाई। अब ये 20 दुआई 40 ओम आ जाएगा, 40 ओम आ गया, बात आपकी समझ में आ गई। और I0 हमको पता है 14, तो IRMS क्या हो जाएगी, IRMS होती है I0 अपॉन √2। I0 है 14/√2। देखिए बहुत आसान से करते चले जाइए। अब यहां पर देखिए पहला पार्ट का सॉल्यूशन जो हमें चाहिए था, RMS वैल्यू वोल्टेज ड्रॉप, तो VRMS R के हिसाब से, तो IRMS R पर जो ड्रॉप है इनटू R, IRMS क्या रहा 14/√2, और बेटा R क्या रहा 30। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, जो भी वैल्यू आपकी आ रही, √2 से रैशनलाइज वगैरह करके ये बराबर लिखा हुआ, तो ये वैल्यू आपकी देखिए कितनी आती, जितनी भी आएगी वो आंसर इसका हो जाएगा। यहां पर ये पूरी फिगर आती हुई दिख नहीं रही है। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज दे रखी है सवाल को सरल करने के लिए, √2 1.4 है तो कट जाएगा, देखिए 14/1.4 इंटू 30। अब ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा लीजिए यहां पर, तो 140/14 इंटू 30, ये रहा 10, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 300 वोल्ट। आपका कैलकुलेशन आसान हो इसलिए पहले ही इन्होंने काम कर दिया था। नंबर दूसरी बात करते हैं VRMS, जो कि L के अगेंस्ट हैं, तो IRMS इंटू XL। IRMS आपने लिखा ही था यहाँ पे 14/√2 इंटू XL की वैल्यू 40 है, तो आप ये इसको डिवाइड करके जान ही गए थे, 14/1.4 इंटू 40, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 4 यानी 400 वोल्ट। ये भी आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये पहला पार्ट हो गया सॉल्व। दूसरे की पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, तो पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, जो पावर फैक्टर इसे आप बोलते हैं cos phi, विच इज R/Z। तो R की वैल्यू कितनी है यहां पर, R है 30 और Z हमने अभी निकाली नहीं है, तो Z के लिए R² प्लस XL का स्क्वायर। R है 30 का स्क्वायर, XL कितना था 40 का स्क्वायर, फिर ये पाइथागोरस वाला चक्कर बन जाएगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 50। आप देख पा रहे हैं, तो ये वैल्यू यहां से आपने पुट कर दी 50, तो ये आ गई 3/50।
5, ये पावर फैक्टर हो गया। बस इस तरह से ये सवाल हो जाएंगे। ये सारे सवाल ऐसे ही काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर ये सवाल आप समझने लगे और निकालने लगे तो कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। तो पॉज करें और उसके बाद नोट कर लें। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, एन आयरन कोर्ड कॉयल कनेक्टेड इन, इसमें आयरन है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विथ एन AC सोर्स एज शोन इन द फिगर। व्हेन आयरन पीस इज टेकन आउट, यहां पर देखिए आयरन पीस था, इसको आप बाहर निकाल रहे हैं, ऑफ द कॉयल द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल बी। देखिए, जब भी आप आयरन कोर जब आप डाले रहते हैं तो उससे L ज्यादा होता है। अगर आप इसको निकाल रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, L इज डिक्रीजिंग, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा जो आयरन कोर जब निकालेंगे। तो व्हेन यू आर टेकिंग आउट आयरन कोर देन L इज डिक्रीजिंग। अगर L डिक्रीज कर रहा है तो XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, ये भी डिक्रीज कर रहा है, XL इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। अगर XL डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है, अपोजिशन टू द करंट कम हो रहा है, तो करंट ज्यादा हो रहा है, तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, और करंट बढ़ने की वजह से बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस के साथ जलेगा। तो बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली, ऐसा कुछ दिख देते हैं, मोर ब्राइटली यानी पहले से ज्यादा चमकेगा। इंक्रीज, आंसर इज बी। तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। और इसी का उल्टा अक्सर पूछते हैं कि जब आप आयरन रॉड इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। तो अगर आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे तो बल्ब ये इंक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उस समय एल बढ़ रहा होगा। भाई अगर ऐसी सिचुएशन है, ये थोड़ा सा आप समझे रहिएगा, और आयरन रॉड यहां पे डालने लगे आप, तो इस केस में क्या होगा, यहां डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो यहां इस केस में L विल इंक्रीज, देन XL विल ऑल्सो इंक्रीज, देन I विल डिक्रीज। तो इस सिचुएशन में जो बल्ब है वो लेस ब्राइटली हो जाएगा कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा, ये अलग से केस है, ये वाला केस तो, क्वेश्चन वाला केस तो ये था, इसलिए कि ये भी सवाल बनते हैं यहां, उसी का उल्टा बहुत ही सरल होता है। खैर आप इसको नोट कर लीजिए, अगली चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खैर आप इसको नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे पूरे फंडे आपके क्लियर हो जाएं, कोई भी तिकड़म लगे आप कर पाएं। इफ द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V1 इज 40 ओम, 40 वोल्ट, ये है V1, इसकी रीडिंग इन्होंने बोली है 40 वोल्ट है। देन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V2 इज, इसकी रीडिंग हमको चाहिए। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अच्छा ये वैल्यू भी दे रखी है, ये देखिए जो दे रखा है ये E0 की वैल्यू है, ये E की वैल्यू मतलब, तो ये E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी आप लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि E0 की वैल्यू दे रखी कंपेयर करने पर 50√2। तो ERMS क्या होगा, ERMS क्यों निकाल रहे हैं अभी हम आपको समझाते हैं। ये वैल्यू 50 है। एक्चुअली जो वोल्ट मीटर यहां लगाते हो वो रीडिंग RMS वैल्यू ही नापता है। हॉट वायर वोल्ट मीटर लगते हैं, मीटर लगते हैं, यहां पर वो रीडिंग जो नाप के आपको देते हैं वो ERMS होता है। तो ERMS ये 50 सप्लाई कर रहा है। अब इस पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन में कितना फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री। फेजर डायग्राम जब बनाते हो आपने पढ़ा होगा कि इसके केस में तो V और I एक ही डायरेक्शन में होता है, और इन दोनों का नेट जो निकलेगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहां पर कहानी क्या होगी कि दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, पाइथागोरस लगाने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बराबर ERMS का स्क्वायर। ERMS ये है सोर्स वाला, ये V1 V2 है। ये फेजर डायग्राम आपको याद होगा, उम्मीद है समझ रहे होंगे कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो वेक्टर निकलता है V वाला, वो वेक्टर इस वेक्टर से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो जब ये मान लीजिए एक वेक्टर ये है आपका, इनका रिजल्ट
V1, और इस वाले का रिजल्ट मान लीजिए V2 इधर है समझाने के लिए, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से निकालेंगे तो यही तो रिजल्टेंट होगा, और ये रिजल्टेंट इसके बराबर होना चाहिए ERMS। ठीक, यही काम यहां पर किया है। अब यहां पर हमें निकालना है V2, तो V2 स्क्वायर बराबर E स्क्वायर RMS माइनस V1 का स्क्वायर। E कितना रहा, 200 था, 50 था, 50 का स्क्वायर माइनस V1 है 40 का स्क्वायर, और ये अभी इधर रूट लगा दो तो V2 की वैल्यू हो गई रूट 50 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, और ये बराबर कितना आ जाएगा, 30 वोल्ट। ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन इज ए। अब किसी बच्चे को मान लीजिए ये समझ में नहीं आता कि इसका फेजर डायग्राम कैसा है, तो आप कंसल्ट कर लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए, मैंने आपके लिए सब बना रखा है, तो आप ये समझ जाएंगे कि भाई इन दोनों में फेज डिफरेंस V1 V2 में 90 डिग्री का है। अगर आप सिंपली जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ERMS ऐसा नहीं, ये 50, कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि भाई 50 है सर, ये 40 है, 50 में से 40 घटा दिया, 10 आंसर आ गया, तो गलत। देखिए 10 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो उसका फिर बंटाधार हो जाएगा क्योंकि इस अल्टरनेटिंग करंट में ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि फेजेस की कहानी क्या है। समझ गए होंगे, आगे ज़्यादा समय इस पे नहीं देते हैं, छोटा सवाल था, लेकिन जब तक फंडा क्लियर नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। फेजर डायग्राम दिमाग में घूमना चाहिए। खैर, आप इसको नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिखा डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आप डिफाइन कर लीजिएगा मैथमेटिकली। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 1/ωc होती है, या 1/2πfc इसको लिख देते हो आप। और इसकी SI यूनिट क्या है, SI यूनिट तो ओम ही होती है, SI यूनिट इसकी ओम है, क्योंकि ये अपोजिशन टू द करंट होता है, तो ओम में ही रहता है। तो इसको भी आप हट जाता हूं जैसे आप नोट कर पाए। अगली चर्चा फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बेटा, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे काफी पूछा भी जाता है। तो ये देखिए, आप क्या करिए, ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इधर हो गया और ये XC हो गया इधर। हम ये जानते हैं कि जो XC की वैल्यू, पीछे गलत तो नहीं लिख दिया, 1/ωc लिखा, ठीक है। तो यहां पर चले, ये XC की वैल्यू पकड़ी 1/ωc या 1/2πfc। यहां पर आप XC का प्रोपोर्शनलिटी 1/f से देख पा रहे हैं। ये क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कोई दिक्कत नहीं, नाम ऐसा टेक्निकल है, बनता इस टाइप से ही है। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बना नहीं, लेकिन बनेगा ऐसे ही। ये आप ऐसे बना दीजिए, दिस इज XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। ये रिलेशनशिप होती है, ये रिलेशनशिप आपसे काफ़ी पूछी जाती है। तो ये ग्राफ आपको आना चाहिए। इसी तरीके से एक दूसरा ग्राफ भी होता है, शायद आगे हो तो मैं आपको समझा दूंगा, नोट कर लीजिए। अगली बातचीत को शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सरल है। द फिगर शोज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ये देखिए यहां पर क्या है, XC है, विद द फ्रीक्वेंसी, यहां पर फ्रीक्वेंसी है, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करके दिए हैं। ये पूछ रहे हैं फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो इस ग्राफ से ही निकाल सकते हैं। यहीं पे कर देता हूं पहला पार्ट। अब यहां पर देखिए, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, दिस इज 50, देख पा रहे हैं आप, और इस पे कितना रिएक्टेंस है, 12 ओम। तो XC की वैल्यू कितनी है, 12 ओम एट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। हमसे पूछा क्या है, कैपेसिटेंस C। तो हम ये जानते हैं कि XC का फॉर्मूला होता है 1/2πfc। तो यहां से अगर मैं C निकालूं तो 1/2πfxc आ जाएगा। तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं 1/2 इंटू 3.14। F कितना है, 50, और XC कितना है, 12।
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको वैल्यू मिलेगी 265 माइक्रोफैरेड। पहले का आंसर आपका आ गया, देखिए कितनी आसानी से। दूसरी बातचीत लेते हैं। एन आइडियल इंडक्टर हैज द सेम रिएक्टेंस। एक आइडियल इंडक्टर है जिसका सेम रिएक्टेंस है 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। तो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर यहां देखें तो रिएक्टेंस कितना आपको मिल रहा है, ये लाइन देखें, वो मिल रहा है 6। ये इसका मतलब इन्होंने इससे जानकारी हमको क्या दे दी कि जो एक्सेल की वैल्यू है वो 6 ओम है और उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज है। ये जानकारी इसने दे दी है। एज द कैपेसिटर हैज द सेम फ्रीक्वेंसी, यही बात लिख रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। एल निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, यानी 2 पाई एफ एल। एल निकालने जाएंगे तो एक्सेल अपॉन 2 पाई एफ लिखेंगे। एक्सेल की वैल्यू 6 है, 2 इंटू 3.14 और एफ कितना था 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा 9.6 मिली हेनरी। ये देखिए इसका आंसर मिल गया आपको। ये पहले वाले का इधर, सेकंड वाले का इधर, तीसरा वाला देख लेते। बहुत सरल है, बस ग्राफ बना के थोड़ा सा आपको डराने की कोशिश है। तीसरा पकड़ते हैं, लिखा है ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ दिस विथ इंडक्टर विथ फ्रीक्वेंसी। तो इंडक्टर की बात, फ्रीक्वेंसी और इंडक्टर के बीच का ग्राफ है। तो ये तीसरा पार्ट सी में यहां लिख दूं। ये तो ग्राफ आप जानते ही हैं, पढ़ा होना चाहिए। एफ की वैल्यू हो गई, ये एक्सेल हो गई ओरिजिन, और ये स्ट्रेट लाइन जाता है इस तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सेल की वैल्यू होती है 2 पाई एफ एल। तो एक्सेल इज प्रोपोर्शनल टू एल। लीनियर रिलेशनशिप होती है जो आप यहां पर दिखा पा रहे हैं स्ट्रेट लाइन से। एक्सेल इज प्रोपोर्शनल टू एल। ये सी पार्ट था, ये आपका बेटा बी पार्ट था, और ए पार्ट इधर आपने किया है, यहीं पर मैंने कर दिया, जो कि आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो मैं हटता हूं और अगला सवाल करेंगे। इसको नोट कर पाए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए डिवाइस एक्स, देखिए पता नहीं ऐसे सवाल भी आते रहते हैं, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स और वोल्टेज दिस वन, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। द करंट थ्रू एक्स इज गिवन एज दिस वन। अब देखिए हम समझ गए, यहां पर आप भी समझ गए। यहां पर जो एसी सर्किट है उसमें एक डिवाइस लगा रखे हैं, मैं फोटो बनाऊं। ये एक्स एक डिवाइस है और ये एसी सोर्स है। देखिए यहां पर V लिखा हुआ, आप भी समझ गए होंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी। और इसमें जाने वाली जो करंट है वो है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो आप ये समझ चुके हैं कि करंट लीड कर रही है वोल्टेज से पाई बाई 2 से। तो करंट वोल्टेज से किस में लीड करती है, जान गए आप। कैपेसिटिव सर्किट में जो आपका इंडक्टर सर्किट होता है वहां वोल्टेज लीड करता है करंट से। तो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर। तो यहां से यहां आप लिख सकते हैं इससे कि I इज लीडिंग क्या है, V बाई पाई बाई 2, देयरफॉर X इज ए कैपेसिटर। ये पहला ए पार्ट था, ए आपने यहां पर कर दिया है। इस तरह से समझ जाते हैं, बहुत आसान होता है, थोड़ा दिमाग लड़ाने की आवश्यकता है। खैर, आइडेंटिफाई द डिवाइस की बात थी, एक्स, राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिएक्टेंस। अच्छा, इसका रिएक्टेंस भी लिखना है, तो रिएक्टेंस की कोई दिक्कत नहीं। एक्ससी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, या इसको तोड़ कर लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी। ये इसकी रिएक्टेंस की वैल्यू हो गई। आगे देखते हैं, ड्रॉ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद टाइम ओवर 1 साइकिल ऑफ एसी फॉर एक्स। अब ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ग्राफ पूछ रहे हैं, मैं ग्राफ को यहीं शो कर देता हूं। दिस इज बी। अब आप ये जान रहे हैं यहां पर कि आई लीड कर रही, पहले वोल्टेज बना लेते हैं। ये रहा वोल्टेज,
एक रफ स्केच में कर रहा हूं। ये वोल्टेज की वैल्यू है, इसको मैं लिख देता हूं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इस एक्सेस पे क्या है यहाँ पर ओमेगा टी ऐसे मूव कर रहा है, और यहाँ पर हम V और I दिखाते हैं इस तरफ। एक दूसरा कलर ले लेते हैं, और करंट की बात करेंगे तो करंट π/2 से लीड कर रहा है, तो यहाँ कहीं टॉप पर होगा, यहाँ मिनिमम होगा, फिर यहाँ पर आप इस तरफ बना दीजिए टॉप पर, और यहाँ मिनिमम। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ बहुत ही प्यार से, और ये यहाँ पर फिर यहाँ पर मैक्सिमम ऐसे। तो ये जो ग्राफ है ये है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 का, और ये जो वैल्यू है दिस इज I नॉट, और यहाँ की बात करें तो दिस इज V नॉट। बात खत्म हो गई मेरे ख्याल से। ये ओरिजिन है O, बस कंप्लीट हो गया। ये आपका एक वेव फॉर्म जैसा आपने बना दिया, इस तरह से भी बना लेना चाहिए, कोई परेशानी आपको होनी नहीं है। VI सब दिखा दिया हमने। अब सी पार्ट अब है, इसकी चर्चा करते हैं। तो सी में बोलते हैं कि हाउ डज द रिएक्टेंस ऑफ डिवाइस X वैरी विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स AC, शो द वेरिएशन। अब ये हम जानते हैं, बना भी चुके हैं कि कैपेसिटिव सर्किट के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ा रहे हो और XC बेटा इधर लिखे हुए हो तो ये ग्राफ इस तरीके से जाता है। XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। ये इसके बीच का रिलेशनशिप है। सी पार्ट का आंसर है। आगे देखते हैं। ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर द डिवाइस। फेजर डायग्राम भी यहीं बना देंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूं विच इज D, तो कैसे बनाओगे? ये मैंने उठाकर पहले वो प्लेन बना लिया जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं, फिर आप एक लाइन खींच दीजिए I के लिए या V के लिए। तो मैं इधर पहले V के लिए खींच देता हूं, दिस इज V। तो ये V नॉट होता है, और इससे जो करंट है वो 90 डिग्री लीड कर रही है। ये करंट 90 डिग्री लीड करा दिया आपने। I का क्योंकि जो एम्पलीट्यूड होता है वो नॉर्मली V नॉट से कम होता है, तो इस वेक्टर को थोड़ा छोटा बनाते हैं। और ये देखिए 90 डिग्री का यहाँ पर फेज डिफरेंस हो गया। ये एंगल कितना है? दिस इज ओमेगा टी। और ये जो प्रोजेक्शन आएगा, कलर बदल लेते हैं, ये प्रोजेक्शन जो होता है दिस इज I, और ये प्रोजेक्शन जो होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू V। ये आपका ग्राफ बन चुका है और बात खत्म हो जाती है। I, और बाकी आप चाहें तो और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा वगैरह वगैरह लिख सकते हैं। अदरवाइज इट इज ए फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम आप इतना बना देंगे, मोर देन सफिशिएंट है, बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं है, पूरे मार्क्स आपको मिलना तय हैं। तो ये मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे सवाल देखिए, 5 नंबर का सवाल था और काफ़ी कुछ पूछ लेते हैं इसमें, लेकिन सब सरल रहता है। अगर आपने पढ़ा है तो सब कुछ बड़े प्यार से कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। थोड़ा ऊपर खिसकाता हूँ जिससे पूरी बात दिख जाए आपको। ये देखिए यहाँ पर ऐसे ले आए साहब आप नोट करें इसको, और अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो नोट कर चुके हैं आप, अगले क्वेश्चन की तरफ से आप चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोला है द इम्पीडेंस ऑफ ए सीरीज LCR। अरे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा सरल सवाल है। सीरीज LCR सर्किट का इम्पीडेंस क्या होता है? तो √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर D। तो इसमें तो हमें लगता नहीं कि किसी बच्चे ने कुछ गलती की होगी, जरूर सही किया होगा। फिर भी मैं हट जाता हूं, जैसे आप लोग कहते हैं, अगले सवाल को चर्चा में लेके आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है। द वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर एंड इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सर्किट इज 20 वोल्ट, 15 वोल्ट, 30 वोल्ट। मैं फोटो बना के दिखाऊंगा जैसे आपकी सुपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बन जाए। ये सीरीज LCR सर्किट आपने बना दिया बेटा, और यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप है VR, उसकी वैल्यू 20 वोल्ट है अगर मैं सही समझ रहा हूं। रजिस्टर की पहले, फिर इंडक्टर की है। यहां पर VL की बात करूं तो 15 वोल्ट है साहब, और कैपेसिटर की बात करूं तो यहां पर
30 वोल्ट है। चलिए इतनी जानकारी ले ली। द रिजल्टेंट वोल्टेज इन द सर्किट, अब ये आपको मैंने फोटो बनाई समझाने के लिए, वरना रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे इसके अंदर होता है, जैसे इंपीडेंस बनाया था उसी डायरेक्शन में, तो V इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहां पे वैल्यू रख दीजिए, ये रहा 20 का स्क्वायर और इन दोनों का डिफरेंस 15 माइनस 30 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये रहा 20 का स्क्वायर, ये रहा 15 का स्क्वायर और ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 25 वोल्ट। और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ी जानकारी तो चाहिए, वही पढ़ना तो पड़ता ही है। तो नोट कर पाए होंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पॉज करके नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, और इसमें देखते हैं ए 15 ओम रजिस्टर एंड 80 मिली हेनरी इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी are connected in series with a 50 hertz AC source. If the source voltage and current in the circuit are in phase, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, if the source voltage and current in the phase, इससे में क्या जानकारी मिली, हमें जानते हो क्या जानकारी मिल गई कि ये कंडीशन रेजोनेंस की है। रेजोनेंस का मतलब XL बराबर XC। रेजोनेंस कंडीशन में ही जो सीरीज LCR सर्किट होता है उसमें वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज और करंट वो एक ही फेज में होती है, E एंड I। सीरीज LCR सर्किट में कब ऐसा होता है, जब रेजोनेंस कंडीशन है XL बराबर XC। ध्यान रखिएगा, मालूम होगा आपको, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, नहीं मालूम तो अभी पकड़ लीजिए मेरी बात। सीरीज LCR सर्किट में अगर सोर्स वोल्टेज ERMS और करंट एक ही फेज में है, वो कब हो पाएंगी, जब रेजोनेंस हो रहा हो। ठीक है, तो ये रेजोनेंस की कंडीशन है XL बराबर XC। अब पूछ क्या रहा है, देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अब बहुत आसान हो गया, यहां से देखिए XL बराबर XC का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 पाई FL और ये 1/2 पाई FC। तो C की वैल्यू अगर हम निकालने जाएं तो 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर इंटू L, तो 1/4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, और F कितना था, जहां तक 50 है, 50 का स्क्वायर, और L कितना है 80 मिली हेनरी। तो यहां लिख देता हूं 80 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1.27 इंटू 10 की पावर -4 फेरेड, या लिख दीजिए 127 माइक्रो फेरेड। तो ये आपका आंसर रहा इसका बी। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा ये पकड़ नहीं पाया, ये क्लू जो मैंने हाईलाइट किया है, तो ये सवाल आप ढूंढते रह जाएंगे, होएगा नहीं। इसलिए छोटी छोटी बातों को पकड़ लीजिए और बिल्कुल मजा लीजिए। खैर, आप इसको समझ पाए होंगे, तो इसको पॉज करें और नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आ गए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा है 300 ओम रजिस्टर एंड कैपेसिटर, दिस वन आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स, द करंट इन द सर्किट इज। तो करंट इन द सर्किट जब निकालोगे तो IRMS की वैल्यू निकालने के लिए VRMS या ERMS अपॉन Z चाहिए। ERMS तो ये दिया है 200 वोल्ट, ये देखिए ERMS हमको दे रखा है 200 वोल्ट, Z हमको नहीं मालूम है। तो Z के लिए आप यहां पर क्या लगाएंगे, एक तो रेजिस्टेंस है इसमें और ये कैपेसिटर है, तो R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, XC चाहिए मतलब, यहां पकड़ो इसको। XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा C या 1/2 पाई FC, ये वैल्यू हो गई 1/2 पाई F कितना है 50 हर्ट्ज, तो 50। और रही बात C की, C इज 25 बाई पाई इंटू 10 की पावर -6। अब इसको आप देखिए सब कैलकुलेट कर डालिएगा, 400 फेरेड आपका आंसर आ गया है। अब Z निकाल लेते हैं, यहां पर मैं
Z की वैल्यू लिखते हैं तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R कितना था 300 ओम, और ये था बेटा 400, ये F कहाँ लिख दिया मैंने, ये ओम है बेटा 400 ओम, तो ये 400, तो ये वैल्यू कितनी होगी 3 4 5, तो ये वैल्यू हो गई कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी, 500 ओम। अब यहां पर करंट की वैल्यू क्या हुई IRMS, जैसा हमने देखा था ERMS अपॉन Z, ये वैल्यू थी 200 और ये आ गई आपकी 500, तो वैल्यू हो गई 2/5 या लिख दीजिए 0.4 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये सवाल आप कर सकते हैं और यही सब सवाल आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अगर जो मैं करा रहा हूं इसको समझ कर आप पूरा कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा रही तो एक नंबर भी गलत नहीं होगा, आपका एक नंबर भी गलत नहीं होगा, बशर्ते आज जो मैं बता रहा हूं ध्यानपूर्वक सुनिए और उसको अपने साथ रख के बाद में रिवाइज भी करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अपने, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बार बार एक ही वीडियो देखने से कोई लाभ, तो कंफ्यूज हो तो देख सकते हैं, वरना बार बार रिपीट क्यों करेंगे। खैर, इसको आप नोट कर लीजिए, अगली चर्चा करते हैं, नोट कर पाए आप। अगले सवाल पे आते हैं बेटा, देखिए ये भी एक बढ़िया सवाल है, इंटरेस्टिंग। लिखा है एक कैपेसिटर C, ए वेरिएबल रेजिस्टर R, ये एंड ए बल्ब are connected in series to the AC mains in the circuit as shown in the figure. The bulb glows with some brightness. ठीक है भाई, इस मेंस लगाई है, बल्ब कुछ ग्लो कर रहा होगा। अब how will the glow of the bulb change? पहला, a dielectric slab is introduced between the plates of the capacitor keeping resistance R to be the same. डायलैक्ट्रिक स्लैब को पहली में आप यहाँ इस स्लैब को अंदर घुसेड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि जब भी किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो यहां पर C की हालचाल क्या है, पहला पार्ट हम कर रहे हैं वो आपका बढ़ जाएगा, मतलब C डैश नहीं लिखा है, C विल इंक्रीज। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो C विल इंक्रीज। आप जानते हैं कि जो XC होता है 1/ωc होता है, इसलिए XC के साथ क्या होगा, XC विल डिक्रीज, क्योंकि C नीचे है, C बढ़ा तो XC घटा, अगर XC घटा तो करंट विल इंक्रीज, और करंट अगर इंक्रीज होगी तो बल्ब की ब्राइटनेस पहले केस में बढ़ जाएगी। तो बल्ब ब्राइटनेस इंक्रीज लिख देते हैं, बाकी सेंटेंस आप बनाते रहिएगा, ठीक है। दूसरे पार्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब बातों को लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली समझिएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं जो आप 100% कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। खैर, जो मैं समझा रहा हूं इस बेसिस पर, द रेजिस्टेंस R इज इंक्रीज्ड कीपिंग द कैपेसिटेंस सेम। अब आपने क्या किया है, R को बेटा बढ़ा दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट घट जाएगी। इफ यू आर इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस I विल बी डिक्रीज। अगर I डिक्रीज हो गई तो आप समझ पाए कि यहां पर बल्ब की हालत क्या हो जाएगी, बल्ब ब्राइटनेस विल डिक्रीज, ब्राइटनेस विल डिक्रीज, बात खत्म। लेकिन इसके लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूं आप तक पहुंच सके। इसको नोट करें, अगले सवाल की हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप इसको नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, पॉज करके नोट करिए, जिससे आप नोट करने पे फायदा क्या होता है, आप जब लिखते हैं तो दिमाग में रजिस्टर भी हो जाता है। इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग की प्रैक्टिस क्या है, मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप तो कंप्यूटर कम इस्तेमाल करते होंगे, मोबाइल बहुत यूज़ करते होंगे, तो कीपैड पे टाइप करने का आदत बनी रहती है, लिखने की नहीं रहती है। लेकिन जब आप हाथ से लिखते हो तो यहाँ पर छपता है, आप अपने ही बेनिफिट करते हो। करके देखिए, प्रैक्टिस देखिए कितना फ़ायदा होगा। तभी तो कहते हैं कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। एक तो लिखेंगे तो दिमाग में जाएगा, और जब रिवीजन का वक्त आएगा 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो फटाफट आप रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि स्टोर तो होते ही है कहीं ना कहीं। द फिगर शोज ए सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, और 200 वोल्ट सप्लाई है, विथ L दिया है, C दिया है, R दिया है।
डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट रेजोनेंस। रेजोनेंस कराने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हम ये जानते हैं पहले पार्ट का आंसर ओमेगा आर की वैल्यू हो जाएगी 1/√LC। ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पर आप वैल्यू रख सकते हैं 1/√L कितना था 50 मिली हेनरी। फिर रही सी की बात 80 माइक्रोफैरेड, ये देखिए वैल्यू रख दी। अब इसको आप ओमेगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 रेडियन पर सेकेंड। और इसी से अगर एफ निकालना चाहेंगे आप, जो कि पूछा है क्या, तो एफ निकालेंगे तो इसको 500 से 2 पाई से डिवाइड कर दी गई। ओमेगा आर होता है ना 2 पाई एफ, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी करीब करीब 80 हर्ट्ज। ये आंसर आ गया। दूसरी बातचीत देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। द क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर के नाम पे फॉर्मूला ही याद रखिए, बस वही लगाने को आता है। तो इधर ही कर देता हूं। Q की वैल्यू कितनी होती है 1/R√L/C। इसे बोलते हो आप क्वालिटी फैक्टर। Q याद कर लीजिए, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/R। तो 1/R कितना है 40 है जहां तक। √L की बात की तो 50 10⁻³ और C है 80 × 10⁻⁻6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.625। ये आपका आंसर आ गया। तो इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए सारे मैं वो क्वेश्चन पिकअप कर रहा हूं जिससे आपकी बात शानदार तरीके से बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। ये लीजिए अगले क्वेश्चन पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। करंट और वोल्टेज में हमको फेज डिफरेंस निकालने का है। इन द सीरीज LCR सर्किट शोन बिलो विच वन लीड्स इन फेज। कौन लीड कर रहा है इसकी भी जानकारी हमको लेनी है, करंट या वोल्टेज। तो देखिए यहां पर सबसे पहली बात, हम एक्सेल आपको पढ़े होंगे, आप एक्सेल और XC निकालेंगे। जो बड़ा आएगा वही डोमिनेंट सर्किट होता है। अगर एक्सेल बड़ा आ गया तो ये इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा। इंडक्टिव की तरह मतलब वोल्टेज लीड करेगा करंट को। अगर XC बड़ा आ गया तो कैपेसिटिव सर्किट का डोमिनेंस होगा, यानी करंट लीड करेगी वोल्टेज को। तो पहले हम चेक करने की कोशिश करेंगे एक्सेल XC की कहानी। खैर ये जो इक्वेशन दी है पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। V = V0 sin ωt + y से इसको कंपेयर कर लीजिए। तो ऑन कंपेयरिंग हमने जब कंपेयर किया तो हमें ओमेगा, तो ओमेगा मिल गया 1000 ऑन कंपेयरिंग। अब शुरू हो जाइए, यानी एक्सेल XC निकालना है। तो एक्सेल के लिए हमने निकाला ओमेगा L। ओमेगा था 1000 और L कितना था बेटा 100 मिली हेनरी। 100 × 10⁻³ तो ये 100 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे XC 1/ωc 1/1000 और ये रहा C की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड। ये वैल्यू रख दी। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 500 ओम आ गया। देख रहे हैं। अब यहां से देखिए, बिल्कुल आप ये ध्यान रखिए, हेयर मैं यहां लिख देता हूं, हेयर कौन बड़ा है XC। XC इज ग्रेटर देन XL। सही लिखा है ना। XC का मतलब 500 ओम और ये 300 ओम। तो यहां पर डोमिनेंस किसका होगा XC का, यानी ये डोमिनेंट कैपेसिटिव सर्किट होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो कैपेसिटर सर्किट होता है उसके हिसाब से ये नेचर शो करेगा। और कैपेसिटर सर्किट में कौन लीड करता है, करंट लीड करती है। तो करंट I will लीड,
विल लीड किससे, V से। ये कहानी होगी क्योंकि ये कैपेसिटिव सर्किट की कहानी है। तो कौन लीड करेगा ये मैंने बता दिया। अब ये कह रहे हैं कि फेज डिफरेंस भी पूछा था, विन वन लीड्स इन फेज करंट और वोल्टेज, करंट विल लीड, आई विल लीड, और भी कुछ पूछा था शायद, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस, हमको फाई भी निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि tan फाई की जो वैल्यू होती है, एक्सएल माइनस एक्सी लिखते हैं बड़े में से, क्योंकि मैं पता चल चुका एक्सी लीड करेगा, तो एक्सी माइनस एक्सएल निकाल लो। तो ये यहाँ पर, वरना एक्सएल माइनस एक्सी लिखते, मैं एक्सी माइनस एक्सएल कर दे रहा हूँ, बड़े में से छोटा, और नीचे होता है आर। तो ये रहा tan फाई, एक्सी कितना है 500 माइनस 100 अपॉन आर कितना था 400। तो ये वैल्यू हो गई 400 अपॉन 400, दैट इज इक्वल टू 1। तो tan फाई की वैल्यू हो गई 1, यानी फाई कितना हो गया 45 डिग्री। यानी जो करंट, यानी फाइनल आंसर आप पूरा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि करंट विल, आई विल लीड V बाई फेज एंगल कितना था 45 या पाई बाई 4। ये 45 का मतलब पाई बाई 4। तो ये आपका पूरा स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको कि इसमें क्या हुआ है। ये सारे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं सब जुड़ते रहते हैं। अगर किसी बच्चे ने ध्यानपूर्वक इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा है तो किसी भी सवाल में फंस सकता है और जिसने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं उसके लिए कैसा भी सवाल बन जाए, यहां बने या आगे आप कई सारे एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, सब में आप फ्लाइंग कलर्स में निकल के आएंगे। खैर, इसको आप नोट करिए, अगली बातचीत करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये अच्छा सवाल था जो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आगे देखिए। अब यहां पर देखते हैं, द पावर फैक्टर ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट एज रेजोनेंस विल बी एट रेजोनेंस। तो आपको ये पता ही होगा कि पावर फैक्टर जो होता है, समझा भी देता हूं, पावर फैक्टर है cos फाई इज इक्वल टू R बाई जेड एट रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, इंपीडेंस और R हो जाते हैं दोनों बराबर, तो उस समय जो पावर फैक्टर है वो R अपॉन R यानी 1 आ जाएगा। और ये पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा पावर फैक्टर नहीं हो सकता। cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम +1 होती है, तो इसके अनुसार आंसर A आ जाएगा। A इज द करेक्ट वन। इसको नोट कर लीजिए, अगली बात फिर देख लेते हैं। तो आप इसको पॉज करें और नोट करें जिससे पूरी क्लैरिटी आपको बनती चली जाए। आगे चलते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज 0.5। पावर फैक्टर 0.5 है, यानी cos फाई की वैल्यू 0.5 है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन दिस सर्किट। तो देखिए cos फाई 0.5 अगर है तो आप जानते हैं किस, ये 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो किसकी वैल्यू कितने एंगल की 1/2 होगी, जब फाई हमारा 60 डिग्री होगा। यही आंसर आ गया। फेज डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 60 डिग्री। आंसर आ गया आपका। बड़े आसानी से इसको कर पाए आप, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पर लिखा है, वाई इज द यूज ऑफ AC वोल्टेज प्रिफर्ड ओवर DC वोल्टेज, गिव 2 रीजंस। AC वोल्टेज को DC से ऊपर प्रिफर क्यों करते हैं, इसके आप 2 बेनिफिट बताइए। पहली बात आप देखिए तो क्या होता है, AC कैन बी ट्रांसमिटेड with lower energy losses। इसको जब ट्रांसफर करते हैं तो लोअर एनर्जी लॉसेस के थ्रू जानते हैं, कंपेयर टू DC। यानी जब इसका ट्रांसमिशन आप करेंगे तो इसकी वैल्यू
कम लॉस होता है, पावर लॉस। दूसरा क्या है, इसको हम इनके वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ना, तो एसी वोल्टेज कैन बी एडजस्टेड। मतलब क्या रहा, स्टेप अप और स्टेप डाउन, या फिर लिख दीजिए इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो ये बड़ा एडवांटेज है भाई, ये चीज अगर ना होती तो ट्रांसफार्मर काम ही ना कर पाते, या हम इतनी लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज ही ना पाते। तो एसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजा जा सकता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन किया जा सकता है। डीसी का लॉन्ग ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है, तारों में जब फ्लो करेगी तो वहीं पर वो पावर लॉस कर देगी। इसको नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एडिशनल कैपेसिटर C1 टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कैपेसिटर C। अच्छा, इसके पैरेलल हम एक कैपेसिटर लगाना चाहते हैं यहां पर ऐसे, ठीक है, with the capacitor C in order to make the power factor of the circuit unity। देखिए, पावर फैक्टर यूनिटी कहने का मतलब क्या है? पावर फैक्टर यूनिटी कहने का मतलब है cos फाई R बाई Z होता है, इसको कह रहे हैं एक कर दो। एक करने का मतलब है Z बराबर R कर दो। ये कब होता है? एट रेजोनेंस। तो हम फिर ये समझ गए कि सीरीज LCR सर्किट में ये चाह रहा है कि हम रेजोनेंस कर दें। रेजोनेंस करने का मतलब क्या है? XL बराबर XC। ये इससे बात निकल आई कि रेजोनेंस जब होगा तो ये कंडीशन होएगी ही होएगी। अब देख लेते हैं, यहां पर हम निकालते हैं XL, ये XC, इन दोनों का मिला के और दोनों को सेट कर देंगे। तो ये बातचीत की जाए तो XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, और XC के लिए जब आप लिखोगे तो ओमेगा C डैश लिखोगे, क्योंकि इन दोनों का मिला के C, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो C डैश कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2, तो C प्लस C1। मेरे ख्याल से बात को हजम कर पाए होंगे आप। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन ओमेगा C डैश की जगह C प्लस C1। अब ये दोनों होने हैं बराबर पावर फैक्टर यूनिटी करने के लिए। तो ओमेगा L XL ये दे ही रखा है 100 मिली हेनरी, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 100 मिली हेनरी। ये तो L दिया भैया, ये ओमेगा लिख दो, ओमेगा यहां से मिल गया। देखो, इससे आप कंपेयर कर दो, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा T प्लस फाई। तो ओमेगा कितना है? 1000। अब इसका इस्तेमाल हम यहां करेंगे। दिस इज ओमेगा L बराबर 1 अपॉन ओमेगा C प्लस C1। तो बेटा यहां पर वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए, ओमेगा की वैल्यू हो गई 1000, यहां से निकाली है, और L की वैल्यू हो गई 100 मिली हेनरी, यहां पर आ गए 1000। C की वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 इंटू 10 की पावर -6, और ये C1 हमको अभी पता नहीं है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां पर। तो ये देखिए आ जाएगा 100, 3 जीरो खा जाएगा ये, और ये रहा 1 अपॉन 1000 एंड 2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस C1। तो 2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर 5। और इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -5। थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर ये C1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर -5 माइनस 2 इंटू 10 की पावर -6। इसको देखिए कैलकुलेट करने के लिए क्या लिख लेंगे? 10 की पावर -6 लगा देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 110 इंटू 10 की पावर -6। इसको जैसे घटा पाएं,
इतना तो आप, मेरी उम्मीद है आप कर लेंगे भाई। ये ऑर्डर बराबर करने के लिए इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁶। अब यहां पर 10⁻⁻⁶ ले लो कॉमन, तो 10 - 2 यानी कि 8, 8 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड या 8 माइक्रोफैरेड आपका आंसर आ गया। तो आप अगर इसके पैरेलल में, इस कैपेसिटर के पैरेलल में 8 माइक्रोफैरेड का अगर कैपेसिटेंस लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा, यानी ये रेजोनेंस में आ जाएगा। तो ये आप इसको देख लीजिए। और ये सारे सवाल इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मैसेज होता है वो थोड़ा घुमा के होता है, जैसा मैंने आपको समझाया यहाँ पर कि ये कहानी क्या थी और कैसे आप निकालेंगे। तो इसको नोट करें, अगला सवाल लेते हैं। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो ये इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ जैसे पूरी बात आपको दिख जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये रहा, द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, ये जो कोर होता है ना, इस तरह बना होता है, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर की फोटो, ये ऐसे ऐसे कोर बने होते हैं। ये जो कोर है ये क्या होता है, इसको लैमिनेट किया जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर को लैमिनेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एडी करंट्स हम चाहते हैं कम से कम बने। इसको बेसिकली हम लोग वार्निश में डुबो के निकाल लेते हैं जिससे इंसुलेशन हो जाता है। तो ये इसका आंसर है डी, टू रिड्यूस एडी करंट्स। क्योंकि अगर एडी करंट्स बनेंगी तो हमारा पावर लॉस काफी हो जाएगा और हम इसका फायदा अच्छी तरह नहीं उठा पाएंगे। तो उसको आप नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए अगला सवाल, यहां पर लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द करंट आई विथ फ्रीक्वेंसी एफ इन एसी सर्किट कंटेनिंग ए प्योर कैपेसिटर। ये तो हमको पहले से मालूम है कि प्योर कैपेसिटर सर्किट में फ्रीक्वेंसी और एक्सी की बात की जाए तो इस तरह का ग्राफ आता है, एक्सी इज प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो इसका आप, अच्छा ये बात तो यहां समझ में आ गई, लेकिन यहां जो ग्राफ पूछा है वो आई के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। तो यहां पर देखिए, हम यहां पर लिखते हैं, अगर बात करें कि V इज इक्वल टू आई एक्स सी, है ना, और आई को लेके चलें तो V/XC हमें ग्राफ चाहिए फ्रीक्वेंसी में। I इज इक्वल टू V और XC की वैल्यू 1/2πfc। ये ऊपर चला गया तो V इंटू 2πfc, देख रहे हो। तो यहां पर वैल्यू आई, I इज इक्वल टू V इंटू 2πfc। अब यहां पर अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट रखी जाएं तो I प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ये ग्राफ तो मालूम था, लेकिन I और F के बीच पूछा है तो ये क्या है, लीनियर रिलेशनशिप, यानी स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। और ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होनी चाहिए, थ्रू ओरिजिन। क्यों? क्योंकि यहां कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन एक, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिन से नहीं जा रही है, ये ओरिजिन से जा रही है। तो आंसर इज सी। तो ऐसे सवालों को आप भी जिस तरह से आपको बताया है आप जरूर उसका ध्यान रखें। आप इक्वेशन जानते हो ना स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और जब ये y इज इक्वल टू केवल mx होता है तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, ओरिजिन से जाती है। इसमें i इज इक्वल टू प्लस सी वाला टर्म नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से जा रही है, इसलिए ऐसा ग्राफ बना। उम्मीद है समझ पाए होगे। इसको नोट करिए, अगले सवाल की तरफ आपको ले चलता हूं। तो ये आप नोट कर पाए होंगे, पॉज कर ले और नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मूव करते हैं हम लोग। ये हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ गए। लिखा है, ए 20 वोल्ट AC इज अप्लाइड टू ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए रेजिस्टेंस and a coil with negligible resistance. If the voltage across the resistance is 12 volt, the voltage across the coil का मतलब इंडक्टर है। तो आप जानते हैं जब भी कहीं पर रेजिस्टेंस या इंडक्टर का मामला हो, इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज से इनका रिलेशन होता है,
ये जो V आप बोलेंगे इसे VR बोल दें, इसे VL बोल दें, तो इसमें रिलेशनशिप होती है V इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सा और आगे फैलाने की कोशिश करें तो 20 वोल्ट AC अप्लाई की गई है, ये 20 वोल्ट AC अप्लाई की गई है, 12 वोल्ट ये है, तो वोल्टेज अक्रॉस कॉइल तो यहीं से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो V का मतलब हो गया आपको 20, तो 20 इज इक्वल टू अंडर रूट VR कितना 12 का स्क्वायर और बचा VL का स्क्वायर, इधर कर दो तो ये आ जाएगा 400, 144 VL का स्क्वायर, तो VL का स्क्वायर हो गया 400 में 144 घटा दीजिए तो ये बच जाएगा आपका 256। तो VL की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 16। तो आंसर इज A इज द करेक्ट वन। इस तरह से निकल आएगा, बहुत ही आसान सवाल है, शांति से कर सकते हैं। आइए अगला इसको पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये रहा बेटा इसका अगला क्वेश्चन, और ये इसका PYQs का आखिरी क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जो मैंने करवाए आप करेंगे, सारी वैरायटी के जो आपसे पूछे गए हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। तो लिखा है ए पावर ट्रांसमिशन लाइन feeds input power 2300 volt to a step down transformer with its primary windings having 4000 turns. The number of turns in the secondary in order to get output power 230 volt at 230 volt. तो हम ये जानते हैं कि वोल्टेज की बात करें तो VI अपॉन VO, इसकी वैल्यू हो जाएगी NP अपॉन NS, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी। ये VI VO की जगह आप इनपुट पावर की बात कर सकते हैं, तो EI अपॉन EO। अब यहां पर देखिए क्या है, EI कितना है 2300 वोल्ट, ये वोल्टेज ही ले लीजिए 2300, और 230 पे आउटपुट देना है। प्राइमरी में कितना रहा 4000 वाइंडिंग्स थी, और NS में कितनी निकालनी है वो NS लिख दीजिए। तो NS की कितनी आ गई 2300 अपॉन 230, गलत लिख दिया, इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 4000 अपॉन 2300 इंटू 230, तो ये काटोगे आ जाएगा 10 यानी 400। तो आंसर कितना आना चाहिए 400 टर्न्स, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इस तरह से देखिए जो भी PYQs जितनी वैरायटी के मुझे दिखे सब मैंने कवर किया। अगर आप इसको अच्छी तरीके से लगाते हैं तो आपका एक सवाल भी गलत नहीं होने वाला। तो इसको आप नोट कर लीजिए, चैप्टर PYQs की कहानी खत्म होती है, तो ये आप नोट करें। उम्मीद आप इसको अच्छे से नोट कर पाए होंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो लेक्चर देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और पसंद आने पर तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही। और इसका PDF चाहिए अगर, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पर अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा और आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।